Hello everyone, I'm Sneha, your English teacher from Nishant E Academy, and this is your session on previous year questions of UPSC EPFO. ठीक है, तो इस सेशन में हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी और ईओएओ मिला के जो क्वेश्चंस आए गए हैं अभी तक 2012 से लेके 2023 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चंस जनरल इंग्लिश के हैं वो सारे ये सेशन में डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the indication out of the sentence I gave him a piece of my mind? तो इस ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मीनिंग पूछा गया है ना? तो ये एक्चुअली में एक ईडियम है, एक ईडियम है। आपको इस ईडियम का मीनिंग यहां से इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। तो आप जरूर ये देख सकते हैं कि ईपीएफओ में ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब कितने ज्यादा आते हैं, है ना? तो ईडियम के पोर्शंस में भी आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि ईडियम्स जो है आपको याद रखने होते हैं, है ना? तो पहला क्या है? आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो इसका मतलब क्या है? आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। तो ये एक ईडियम है, ठीक है? इस ईडियम का मतलब है क्या होगा? एप्रिसिएशन, लर्निंग, ग्रीटिंग और स्कोल्डिंग। तो ये जो करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा स्कोल्डिंग। ठीक है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। ये जनरली जब कोई इंसान बहुत एंग्री होता है, जब बहुत किसी के ऊपर गुस्सा होता है और उसे कुछ सुनाने का मन करता है, तब ये ये ईडियम यूज होता है। ठीक है, कि आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, मेरे दिमाग में जो था मैंने उसे आज बोल दिया, है ना? तभी तो इसका मतलब ये होगा स्कोल्डिंग। ये जनरली जब किसी को स्कोल्ड करना हो, किसी को डांटना हो, तब ये फ्रेज यूज होता है। हाँ, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा स्कोल्डिंग। आई गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, जो मेरे मन में था आज मैंने उसे बोल दिया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड? तो यहाँ पे भी ये जो ब्लू ब्लड, ये जो फ्रेज है या एक ईडियम है, ईडियम भी कह सकते हैं इसे, तो इसका भी मीनिंग पूछा गया है। ब्लू ब्लड का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। polluted industrial wastewater, sap of teak wood, an aristocrat, a costly object। तो इन चारों में से क्या होगा? तो इसी वजह से ही आपके ईडियम्स जो हैं वो बहुत से अच्छे से आपको याद होना बहुत जरूरी है। ईडियम्स और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हो, जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लड बोला गया है, तो नॉर्मली ये ब्लू जो ब्लड मतलब ब्लड रिलेटेड समथिंग, राइट? अगर ब्लड देखें तो समझ लीजिएगा कि कोई लीनिएज या ब्लड रिलेशन इन्हीं सबको बोला गया है। और ब्लू, ब्लू नॉर्मली रॉयल्टी को समझाता है ना? किसी रॉयल ब्लू जैसे मतलब रॉयल्टी को समझाना या किसी नोबल फैमिली को समझाना। तो जब भी कोई नोबल फैमिली बैकग्राउंड को समझाने की जरूरत पड़ती है तब ये फ्रेज ब्लू ब्लड का यूज होता है। ठीक, किसी की भी मतलब फैमिली लीनिएज को अगर दिखाया जाए कि वो बहुत ही नोबल, एक बहुत ही नोबल फैमिली से आया है, बहुत ही ऊंचे परिवार से आया है, उसके फैमिली लीनिएज को, उसके फैमिली बैकग्राउंड को या ब्लड को दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लू ब्लड का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाला होगा? पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट तो नहीं होगा, है ना? सैप ऑफ टीवुड ये भी नहीं होगा। तो द एन एरिस्टोक्रेट ये हो सकता है ना? एन एरिस्टोक्रेट का मतलब ही होता है कि समवन फ्रॉम अ नोबल फैमिली, राइट? जो जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही नोबल हो, बहुत ही पैसे वाले लोग हो, उन्हीं को ही एरिस्टोक्रेट बोलते हैं। तो ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉस्टली ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लू ब्लड का करेक्ट ऑप्शन होगा एन एरिस्टोक्रेट। तो ये चीजें आपको याद रखने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ये ईडियम्स और फ्रेजेस, इनका कोई टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत से ईडियम और फ्रेजेस देख के समझ में आते हैं लेकिन बहुत से नहीं आते। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद करने की बहुत जरूरत है ये सब ईडियम्स और फ्रेजेस को। नेक्स्ट देख ले, ही वॉज होर्स्ड बाय हिज ओन पेटर्ड रेफर्स टू। इसका मतलब क्या है? ये भी एक ईडियम ही है, ये भी एक ईडियम ही है। ही वॉज होर्स्ड बाय हिज ओन पेटर्ड, इसके ऑप्शंस देख ले चारों। He had problems as a result of his own plans to hurt others. नेक्स्ट है he was high up on the pole. उसके बाद क्या है? He would usually run away from trouble. और लास्ट वाला he was indifferent to his surroundings. तो इनमें से क्या होगा? He was, ये है आपका
idiom he was hoist by his own petard। तो यहाँ पे आपको एक चीज है, जो चीज को आपको समझनी है, ये एक idiom है और ये idiom जो है ये आया है, ये जो फ्रेज है ये लिया गया है शेक्सपियर के हैमलेट से। ठीक है, शेक्सपियर के हैमलेट से ये फ्रेज लिया गया है, जहां पे बोला गया है he was hoist by his own petard। petard का मतलब क्या है? petard का मतलब है some explosive और कुछ बॉम्ब हो, स्मॉल बॉम्ब और some explosive। ओके, तो यहाँ पे क्यों बोला गया है he was hoist? hoist मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर उठ जाना। ठीक है, तो शेक्सपियर ने हैमलेट में ये यूज किया था क्योंकि उसे समझा था कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो कभी कभी खुद के ही जो एक्सप्लोसिव बनाते हैं, खुद के ही एक्सप्लोसिव से हर्ट होके जमीन से ऊपर उठ जाना, इसको होएस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये ईडियम आया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कौन सा वाला होगा? यहाँ पे होगा ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो। ही हैड प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर्स। कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों को हर्ट करने के लिए कोई प्लान, कोई इंसान होता है को दूसरों को हर्ट करने के लिए कोई प्लान बनाता है ना, लेकिन वो जो दूसरों को हर्ट करने के लिए जिस प्लान में वो प्लान बनाया उसी में खुद फंस गया। तो दूसरों के लिए जो ट्रैप सेट किया उसी ट्रैप में खुद फंस जाना, इसी के लिए ये ईडियम जो है ये यूज होता है। ही वॉज होस्ट बाय हिज ओन पेटर्ड। ठीक है, खुद के बॉम्ब से ही एक्सप्लोड हो जाना। ठीक है, खुद जो बॉम्ब बनाया उसी बॉम्ब से खुद फट जाना, या उसी हिसाब से यहाँ पे इस मीनिंग को समझाने के लिए वो ईडियम यूज होता है। ठीक है, खुद के बनाए ट्रैप पे फंस जाना। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलड? तो बैलेट क्या होता है? ये बैलेट क्या होता है ये मैंने अपने वोकैबुलरी के जो सेक्शन जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, वोकैबुलरी के ऊपर जो क्लासेस में ले रही हूँ, वहीं पे मैंने बैलेट पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखते हैं, आप याद करने की कोशिश कीजिए। तो व्हाट इज बैलेट? तो बैलेट क्या है? अ नॉवल, अ हिस्टोरिकल नरेशन, अ पॉपुलर स्टोरी और फोक टेल इन वर्स और म्यूजिकल कॉमेडी। तो इनमें से कौन सा होगा? बैलेट का मतलब क्या होता है? बैलेट किस लिए यूज होता है? बैलेट एक लिटरेरी वर्ड है ना, ये जनरली लिटरेचर के लिए यूज होता है। तो क्या होगा? नॉवल, नॉवल तो नहीं होगा, हिस्टोरिकल नरेशन भी नहीं होगा, तो क्या होता है बैलेट? पहले मैंने डिस्कस किया था, अ पॉपुलर स्टोरी और फोकलोर इन वर्स। जब कोई पॉपुलर स्टोरी या फोकलोर को गाने के रूप में या किसी पोइट्री के रूप में लिखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेट बोलते हैं, है ना। अगर कोई अली बाबा चालीस चोर को कोई एक गाने के रूप में या कोई पोइट्री के रूप में लिखे तो वो एक बैलेड हो जाएगा, है ना, वो एक पॉपुलर फोकटेल है। तो उसे अगर किसी गाने के रूप में या किसी पोइट्री के रूप में लिखा जाए वर्स में, तब वो हो जाएगा एक बैलेड। ठीक है, तो ये होगा, थर्ड वाला होगा करेक्ट ऑप्शन। म्यूजिकल कॉमेडी भी नहीं होगा, ठीक है, ये कोई कॉमेडी है नहीं। तो बैलेड नॉर्मली एक लिटरेरी वर्ड है जो लिटरेचर के लिए यूज होता है। कौन से वाले लिटरेचर? जब कोई पॉपुलर स्टोरी या फोकलोर या फोक टेल एक वर्स में लिखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्लेजियरिज्म। तो ये भी मैंने डिस्कस किया है, प्लेजियरिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है लेकिन आता बहुत है। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लेजियरिज्म से आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये वैसे प्लेजियरिज्म का मीनिंग क्या हो सकता है? There was an epidemic of plague in the area. Second, it is a sort of political philosophy. It indicates a happy community spirit like in playing Holi. It is presenting the work of someone else as one's own. तो ये इजी है, प्लेजियरिज्म का मतलब सभी को पता होता है जनरली। तो ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो होगा, इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स टू वंस ओन। किसी दूसरे के वर्क को, ठीक है, खुद का वर्क हिसाब से, वर्क के हिसाब से दिखाना, ये प्लेजरिज्म होता है। ये नॉर्मली जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके वहां पे क्राइम के जैसे देखा जाता है कि किसी और ने कोई रिसर्च किया है या कोई थियोरी बनाई है, उसी चीज को खुद का दिखा के पेश करना कि ये मैंने ही बनाया है, तो इसे प्लेजियरिज्म बोलते हैं। किसी और के आइडिया को चुरा लेना, किसी और के थियोरी को चुरा लेना या किसी और के रिसर्च को, मतलब एक टाइप की चोरी ही है, किसी दूसरे के आइडिया को लेके खुद का बताना उसे, तो वो आता है प्लेजियरिज्म। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नॉर्मली आता है बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, राइवलरी बिटवीन द टू क्लैंस
has become water under bridge, water under the bridge means, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, rivalry between the two clans has become water under the bridge। तो ये water under the bridge का मीनिंग पूछ रहे हैं, मतलब ये एक इडियम है या फ्रेज है जो यूज होता है। क्यों यूज होता है, इसका मतलब क्या है? राइवलरी मतलब दोनों दो क्लैंस है या दो टीम, मतलब एक कम्युनिटी के दो क्लैंस है, उन क्लैंस के अंदर कोई बहुत पुराना कोई झगड़ा चल सकता है, कुछ भी चल सकता है ना, राइवलरी चली आ रही है, तो वहां की क्या बोला गया है, बिकम वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब क्या है, द राइवलरी कंटिन्यूज, इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट कनेक्ट्स टू क्लैंस, इट इज नॉट फॉरगॉटन। तो इन चारों में से कौन सा वाला होगा? तो इसका मतलब होगा वाटर अंडर द ब्रिज इस ईडियम का मतलब होगा इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट। तो मतलब ये एक पास्ट का राइवलरी, ये जो राइवलरी है, ये जो भी है वो एक पास्ट का इंसिडेंट है, ठीक है, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट इन प्रेजेंट टाइम, राइट। मतलब प्रेजेंट में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये पास्ट में थी, अब खत्म हो चुकी, मतलब वो सब लोग भूल चुके हैं उस राइवलरी को। बहुत से 3-4 जनरेशन पहले कोई राइवलरी थी टू क्लैंस के बीच में, अब उसे कोई याद नहीं रख रहा है ना, मतलब सब भूल चुके हैं, वो एक पास्ट का मैटर है। तो जब भी कोई चीज जब वो पास्ट में बिलोंग करे और अभी वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या वो चली नहीं आ रही है, तब ये ईडियम यूज होता है वाटर अंडर द ब्रिज, ठीक है, तब ये ईडियम यूज होता है वाटर अंडर द ब्रिज, मतलब वो पास्ट की बात है, अभी उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो सब लोग वो भूल चुके हैं, ठीक है, तब ये ईडियम यूज होता है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ठीक से समझना है पहले जो कैसे करना है, इस इन ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे हैंडल करना है, पहले ये क्वेश्चन ठीक से समझ ले, ठीक है। कंसिडर द सेंटेंस, तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ये एक सेंटेंस है, द टीचर गेव मी द बुक, ठीक है। यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कितने सारे वर्ड से है, एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, 5 वर्ड, 6 वर्ड, है ना। इस सेंटेंस में 6 वर्ड मिलके ये सेंटेंस बना है, तो इसीलिए हर वर्ड के नीचे एक, मतलब यहाँ पे एक क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक मार्क दिया गया है, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये सब एक एक वर्ड को दिखा रहा है, हाँ, ये है, पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये सेंटेंस है वहां पे हर एक वर्ड के लिए एक एक मार्क दिया गया है, ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है, ये फोर्थ वर्ड है, ये फिफ्थ वर्ड है और ये सिक्स्थ वर्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आएगा क्वेश्चन, वेयर शैल दिस वर्ड ओनली बी इंसर्टेड इफ द एम्फेसाइज इज टू बी। तो यहाँ पे कौन से प्लेस में ओनली को अगर हम इंसर्ट करें, अगर ओनली को बिठाएं, तो पहला वाला क्या बोला है, ऑन द रेसिपिएंट, तो एम्फेसिस किसके ऊपर आएगा, पहले रेसिपिएंट के ऊपर, रेसिपिएंट कौन है, जो बुक ले रहा है ना, तो उसके ऊपर एम्फेसाइज आएगा ओनली को कहाँ बिठाने से, उसके बाद रेस्पेक्टिवली होगा, इसलिए ओनली को पहले केस में देखा जाएगा, ओनली को बिठा के कि ऊपर एम्फेसाइज आता है कि नहीं, उसके बाद ऑन यूनिक ऑफ द आइटम गिवन, तो सेकंड में जो आइटम है उसके ऊपर एम्फेसाइज लाने के लिए ओनली को कहाँ बिठाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ऑन द गिवर रेस्पेक्टिवली, तो जिसने वो बुक दिया है उसके ऊपर एम्फेसाइज आने के लिए ओनली को बिठाया जाएगा, तो यही है, सब में रेस्पेक्टिवली होगा, ठीक है। पहले केस में ओनली को बिठा के देखेंगे, सेकंड केस में ओनली को बिठा के देखेंगे और थर्ड केस में ओनली को बिठा के देखेंगे, ठीक है। उस हिसाब से ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन बिटवीन 3 and 4, तो ये पहले केस के लिए आपको देखना होगा ओनली को कहाँ पे बिठाने से कौन सा वाला केस मैच होता है, ठीक है। और सारे ही केसेस इस अकॉर्डिंग इस ऑप्शन के किसी एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। जैसे द टीचर गेव मी द बुक, यहाँ पे ओनली को कहाँ पे बिठाने से ऑन रेसिपिएंट के ऊपर एम्फेसाइज आएगा, मतलब रेसिपिएंट कौन, मी, मेरे ऊपर, कि टीचर ने सिर्फ मुझे वो बुक दी है, ठीक है।
ऐसे समझाने के लिए, मतलब सिर्फ मुझे मेरे ऊपर एम्फोसाइज करने के लिए ओनली को कहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। द टीचर गेव मी द बुक, तो यहाँ पे अगर द टीचर ओनली गिव मी द बुक, यहाँ पे अगर ओनली बैठे, ये क्या मेरे ऊपर एम्फोसाइज कर रहा है ना, द टीचर ओनली गेव मी द बुक, तो टीचर ने सिर्फ मुझे ही वो बुक दिया है, तो ये मेरे ऊपर एम्फोसाइज हुआ है ना, तो द टीचर ओनली गिव मी द बुक, ठीक है। तो इस हिसाब से कहाँ पे ओनली बैठ रहा है, 2 और 3 के बीच में, है ना। तो वैसे ही हम ऑप्शंस देख लेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में बैठेंगे तो नहीं होगा, द टीचर गेव ओनली मी द बुक, ऐसा नहीं होगा। ये सुनने में भी मी के पहले आता है, लेकिन सुनने में ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, ठीक है। बिटवीन 3 एंड 4 ये भी नहीं, बिटवीन 4 एंड 5 ये भी नहीं होगा, द टीचर गेव मी ओनली द बुक ये भी नहीं होगा, ठीक है। बिटवीन 2 एंड 3, तो ये जो लास्ट ऑप्शन है वहीं पे ये वाला आ रहा है, तो इससे हमें पता चला क्या है, ये तीनों ही नहीं होंगे, ये लास्ट वाला करेक्ट होगा, क्योंकि बिटवीन 2 और 3 और किसी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छी बात नहीं होती, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि सारे ऑप्शंस को एक बार फिर से चेक कर लें, ठीक है, जितने भी श्योर हो जाए आप। तो नेक्स्ट किस में बोला है, तो ऑन द रेसिपिएंट हमें मिल गया कि 2 और 3 के बीच में अगर हम इस ओनली को बिठाएं तो ये रेसिपिएंट के ऊपर एम्फसाइज करना होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है, द यूनिकनेस ऑफ द आइटम गिवन, तो आइटम के ऊपर एम्फसाइज होगा, है ना। तो द टीचर गेव मी ओनली द बुक, ठीक है, तो द टीचर गेव मी ओनली द बुक, तो सिर्फ मुझे बुक ही दिया है, तो यहाँ पे बुक के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है ना, द टीचर गेव मी ओनली द बुक, द टीचर ने सिर्फ मुझे बुक ही दिया है ना, तो यहाँ पे बुक के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो बिटवीन 3 एंड 4 है वो करेक्ट है ना, बिटवीन 3 एंड 4 जो दिया गया है वो करेक्ट है। द टीचर गेव मी ओनली द बुक, ठीक है, सिर्फ बुक ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देख ले मिला के, तो वहां पे यहाँ पे बोला गया है ऑन द गिवर रेस्पेक्टिवली, तो गिवर के ऊपर एम्फसाइज होना चाहिए, जिसने दिया है, ठीक है, मतलब टीचर के ऊपर एम्फसाइज होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही होगा, है ना, द टीचर गेव मी द बुक, यहाँ पे कहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें, द ओनली टीचर गेव मी द बुक, तो यहाँ पे गिवर के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है ना, द ओनली टीचर गेव मी द बुक, तो वो एक ही टीचर है जिन्होंने मुझे वो बुक दिया है ना, वहां पे टीचर के ऊपर एम्फसाइज आ गया, तो यहाँ पे लास्ट वाला भी 1 और 2 के बीच में ओनली बैठेगा, है ना, 1 और 2 के बीच में अगर हम ओनली को बिठाएं तो वो टीचर के ऊपर, जिसने वो बुक दिया है, जो गिवर है, उसके ऊपर एम्फसाइज आएगा, द ओनली टीचर गेव मी द बुक, तो ही इज द ओनली टीचर, मे बी वही एक टीचर थे जिसने उसे बुक दिया है, तो यहाँ पे टीचर के ऊपर एम्फसाइज हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर ऐसे कोई और क्वेश्चंस आ जाए और वहां पे ऐसे नहीं दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे पहले से ही हमें पता चल गया पहला ऑप्शन देखने से ही कि ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, एक बार चेक करने से ही पता चला, दूसरे क्वेश्चंस में ऐसे ना भी हो सकते हैं, तो तब आपको सारे ऑप्शंस को ठीक से देखना होगा, ठीक है, कि सारे ऑप्शंस में कहाँ पे ठीक से बैठने से जो यहाँ पे जो बोला गया है उन कंडीशन से मैच होगा, ठीक है। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे हैंडल करना है आपको पता चल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिडक्टिक, तो ये भी जो टर्म है ये मैंने अपने वोकैब्स के क्लासेस में डिस्कस किया है, इस डिडक्टिक के बारे में भी, ये इस वर्ड के बारे में भी मैंने, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं और भी क्वेश्चंस में आए हैं, डिडक्टिक जो वर्ड है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उस हिसाब से कौन सा वाला होगा, इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, टीचिंग अ मॉडल लेसन, रिसीव्ड एज कॉमिकल, शेयरिंग एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस। तो डिडक्टिक किस लिए यूज होता है वर्ड, मैंने पहले ही आपको बताया था क्लासेस में कि ये जो डिडक्टिक वर्ड है
ये नॉर्मली जो प्रीचर थे ना, जो प्रीच करते हैं, जैसे कोई प्रवचन दे या कोई कुछ प्रीच करे, जैसे पहले के जमाने में मॉन्क्स होते थे, है ना, या कोई बाइबल का कोई कुछ प्रीच करे, तो उसका मतलब एक मॉरल लेसन देना, हाँ, कि ऐसे लाइफ आपको लीड करनी चाहिए, अगर ऐसे आपने लाइफ लीड नहीं की तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पहले के जमाने में जो प्रीचर्स थे वो ऐसे जैसे मॉरल लेसन प्रीच करते थे, एक काइंड ऑफ लाइफ को बोलते थे आप लीड कीजिए, तो आपका जो मतलब फ्यूचर में आपसे आपके साथ अच्छा होगा, या फिर बाद में जब आपकी मौत होगी तो आप हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, ये सब कुछ प्रीच करना। तो तब ये डिडक्टिक वर्ड तब उन केसेस में यूज होता है, ठीक, जब कोई मॉरल लेसन कोई प्रीच करता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज प्रीच करता है जो आपके मॉरलिटी को इम्प्रूव करे। तो उस हिसाब से क्या होगा, इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल। इंस्पिरेशन तो है, पर इंस्पिरेशन तो आपको कोई भी चीज दे सकती है, वो आपको आपका मॉरल कैरेक्टर वो सही करे ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। टीचिंग और मॉरल लेसन, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन। फिर भी बाकी के ऑप्शन देख ले, रिसीव्ड एज कॉमिकल, ये भी नहीं होगा, कोई कॉमिकल तो नहीं है। और शेयरिंग एन इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, तो इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन सारे इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस तो मॉरल लेसन हो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी कोई डिडक्टिक से मिलता जुलता कभी कोई सिनोनिम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिले, तो वहां पे ये जो मॉरल वर्ड है उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। डिडक्टिक मतलब मॉरल लेसन, जब भी कोई मॉरल चीज इस मॉरल वर्ड पे फोकस कीजिएगा जब भी डिडक्टिक आए, और जितने भी वहां पे फ्रेजेस या जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हो या सिनोनिम्स या कुछ भी दिए गए, वहां पे देखिएगा कि कोई मॉरल वर्ड यूज हुआ है कि नहीं, अगर मॉडल हुआ है तभी वो अप्रोप्रिएट उससे मिलेगा, ठीक है, मीनिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख ले, कंसिडर द स्टेटमेंट द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट, व्हिच इज द फॉलोइंग इज मेंट बाय परमिएट इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये जो परमिएट जो वर्ड दिया गया है, ये भी मैंने वोकैब्स के जहां पे मैंने वोकैब्स कराए थे वहां पे मैंने डिस्कस किया था ये परमिएट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, सेंटेंस में पहले पर आप कॉन्टेक्स्ट को भी देख लीजिए, सेंटेंस में कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। तो कोई चीफ गेस्ट है जिसने पीस और ब्रदरहुड के बारे में कुछ बोला है या परमिएट, तो ये कौन सा वाला होगा, परमिएट का मीनिंग यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, टू एडवोकेट, टू स्प्रेड ऑल ओवर, टू एंकर एंड स्टेबलाइज, टू लीव अ परमानेंट इंप्रेशन। तो ये कौन सा वाला होगा, इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग्स को तो याद करने ही होंगे, वो बहुत जरूरी है ना। अगर आप वोकैबुलरीज के वर्ड मीनिंग ठीक से याद नहीं करेंगे तो ये सारे आंसर्स आपको करने में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। तो परमिएट का मीनिंग क्या होगा, टू स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब सबके बीच में उन्होंने जो चीज बोली है पीस और ब्रदरहुड के बारे में, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वो सबने सुना, है ना। तो इसका मतलब वो स्प्रेड ऑल ओवर, वो सबके ऊपर ही स्प्रेड हो गया, तो इसीलिए ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है। टू एडवोकेट नहीं होगा, एडवोकेट मतलब किसी को एडवोकेसी, किसी को सपोर्ट करना, तो ये एडवोकेट भी नहीं होगा। द एंकर और स्टेबलाइज ये भी नहीं होगा। लीव अ परमानेंट इंप्रेशन, परमानेंट इंप्रेशन तो बाद में होगा, है ना। तो यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं, जो यहाँ पे अगर परमानेंट इंप्रेशन होता तो एक लीव का बात होता, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। तो परमिएटेड क्या होगा, स्प्रेड, टू स्प्रेड ऑल ओवर, मतलब उन्होंने जो पीस और ब्रदरहुड का जो मैसेज दिया है वो सबको सुना, वो सबके ऊपर स्प्रेड हो गया, ठीक है। परमिएट का मतलब टू स्प्रेड ऑल ओवर, ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ये पैराजम्बली है, इसे आपको ग्रामेटिकली सही तरीके से लिखना है ना। तो ये डिसऑर्डर में है, आपको इसे ऑर्डर वे पे जो ग्रामेटिकली करेक्ट हो उस वे में लिखना है। पहला क्या है, आइंस्टाइन वाज although a great scientist weak in arithmetic right from his school days। तो इनमें से कौन सा वाला करेक्ट होगा, कौन से इनमें से कौन से वाला कैसे बैठेगा, ठीक है। तो although a great scientist, ठीक है,
तो ऑल्दो से हमें पता है कि सेंटेंस स्टार्ट होता है और मिडिल में भी ऑल्दो का यूज होता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम ऑल्दो से स्टार्ट करें तो कैसा होगा सेंटेंस? ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट हो गया, इसके बाद एक कॉमा चला आया। आइंस्टाइन वाज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। अगर आप ठीक से देखें, कुछ और से अगर करें तो वो ठीक से नहीं होगा, है ना। राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, आइंस्टाइन वाज वीक इन अरिथमेटिक ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, ये सब सुनने में एक फ्लो में नहीं आता। तो आपको हमेशा फ्लो देखना होता है पैराजम्बल में। ये जब कोई सेंटेंस को ऐसे डिसऑर्डरली दिया जाए तो जब आप उसे अरेंज करें वो ठीक से फ्लो में आ रहा है कि नहीं, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या होगा करेक्ट? ऑल्दो a great scientist, although a great scientist, Einstein was weak in arithmetic right from his school days. तो ये एक करेक्ट फ्लो में आ रहा है ना। Although a great scientist होने के बावजूद आइंस्टाइन was weak in arithmetic right from his school days। ठीक है, तो ये होगा करेक्ट। अब इस हिसाब से देख ले, जो 2 है वो पहले होगा, इसका मतलब है ना 2, उसके बाद होगा 1 और उसके बाद होगा वीक इन अरिथमेटिक 3 और उसके बाद होगा 4, है ना। तो इस हिसाब से कौन सा वाला होगा? इसमें तो 4 पहले है तो ये सेकंड वाला है ना 2 3, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला 2 1 3 4 ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको देख लेना होगा कि कौन सा वाला फ्लो में आ रहा है, ठीक से अरेंज करके देखना होगा कौन सा ठीक से फ्लो में आ रहा है, कौन सा वाला अगर बैठेगा तो वो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा या ग्रामेटिकली सही होगा। ठीक है, और इस ऑल्दो का यूज सेंटेंस के स्टार्ट में भी होता है और मिडिल में भी होता है। अगर स्टार्ट में हो तो एक कॉमा है, तो इसीलिए ऑल्दो, ऐसा मत सोचिए कि ऑल्दो है ये स्टार्ट में नहीं यूज होगा, इसीलिए आपको ऑल्दो के एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे कि ऑल्दो स्टार्टिंग में भी यूज होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, तो आप ऑल्दो से आपको पता चलेगा हाँ ये ऑल्दो से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एक पैसेज दिया गया है एक, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन है। इस कॉम्प्रिहेंशन को आपको ठीक से पहले पढ़ना होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए जब भी कोई कॉम्प्रिहेंशन आए वो आप पहले कर ले, हाँ वो आप किसी भी क्वेश्चन में पहले आंसर कर दें। क्यों? क्योंकि आपको कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा एक बार भी हो तो ध्यान से पढ़ना होता है। जल्दी जल्दी में अगर पढ़ेंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन का ठीक से मतलब नहीं पता चलेगा, ठीक से आप ध्यान से पढ़ नहीं पाओगे। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस में गलत होने का चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब आप लास्ट में आ जाए, नॉर्मली कॉम्प्रिहेंशन जो है वो क्वेश्चंस के लास्ट में रहता है ना। तब लास्ट में आते आते आपको लगता है कि अरे इंग्लिश में इतना टाइम लग गया, अभी तो बहुत सारे सब्जेक्ट है उनके भी तो करने हैं, तब आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी में पढ़ने से क्या होता है, जो आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हड़बड़ाहट में आप ठीक से नहीं कर पाते, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। 5 क्वेश्चन रहते हैं, पांचों के आपको आंसर्स ठीक हो सकते हैं अगर आप वो कॉम्प्रिहेंशन को ध्यान से पढ़े। ठीक है, 2 बार 3 बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही बार ठीक से ध्यान से पढ़े तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक से कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कॉम्प्रिहेंशन को अगर हो सके तो स्टार्टिंग में ही कर ले। लेकिन अगर वो अपने अकॉर्डिंग है, अगर आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं लास्ट में भी अच्छे से ही कर दूंगा, तो ठीक है आप अपने हिसाब से भी कर ले। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि नॉर्मल केसेस में ऐसा ही होता है कि लास्ट में जब हम कॉम्प्रिहेंशन करते हैं बहुत हड़बड़ाहट में पढ़ते हैं, तो इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और अगर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के वक्त बहुत से टाइम में ऐसा होगा कि कोई वर्ड, बहुत से वर्ड होंगे 1 2 3 4, कि जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो, वो मीनिंग पता नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को एक साथ ही एक बार में पढ़ ले। इससे आपको मीनिंग जो है किसी सर्टेन वर्ड्स के, कुछ सर्टेन वर्ड्स के अगर आपको मीनिंग पता ना भी हो फिर भी आपको ओवरऑल एक मीनिंग और कॉन्सेप्ट या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है वो आपको पता चल जाएगा, वो और उसी हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये देख ले हम, तो ये पहले ये कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पढ़ ले। इट हैज बीन rightly said that we spend the first half of our lives
trying to understand the older generation and the second half trying to understand the younger generation. Youth has always felt somewhat exasperated with age and age has always been suspicious of youth. तो ये पहला पोर्शन पढ़ने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि ये नॉर्मली डिफरेंट एजेस के बारे में बोला गया है. जो एज गैप है ना, जनरेशन गैप है, उसके बारे में ये हो सकता है. ये जो पैराग्राफ दिया गया है वो एक जनरेशन गैप, एज, डिफरेंट एजेस के बारे में, यंगर एज, ओल्डर एज, ठीक है, जो यंगर्स होते हैं और उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस होते हैं उन्हीं के बारे में ये होगा, है ना. विद देयर नेचुरल ebullience and impatience, a majority of young people are keen to act and learn on their own rather than by guided the experience of their elders. Okay, the older people being more at home with words rather than with action often make noises about the problems of youth. In every generation, old men are found shaking their hoary heads and waxing nostalgic about the good old days when young people knew better and showed due reverence to age and tradition. In all ages, whenever they have pondered over the ways of youth, they have foreseen nothing but ruination staring the world in its face. And yet, the world goes on. Every generation passes from the spontaneity and exuberance of youth to the caution and prudence of old age, then yield place to the next. ये पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि ये जो पैराग्राफ है वो जनरेशन गैप के बारे में है. ओल्ड एज मतलब जो ओल्डर पीपल है वो यंगर वंस को कैसे ट्रीट करते हैं, या ओल्डर उनको कैसा लगता है कि जो हमेशा ही अपने नॉस्टैल्जिया में रहते हैं कि पहले कितना अच्छा होते थे. अभी तो जैसे हम नॉर्मली होता है ना, कि जो ओल्ड जनरेशन है, पहले के जो जनरेशन थे वो यंगर जनरेशन को ऐसे देखते हैं कि उन लोगों को तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, हमको तो एक्सपीरियंस है, फिर भी वो अपने हिसाब से सब करते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं. उन्हें अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ होता है ना, इसीलिए वो अंडर एस्टिमेट करते हैं यंगर वंस को. तो इसी के ऊपर जो है ये पैराग्राफ है, ये जो है ये पैसेज है. ठीक है, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द थीम ऑफ द आइडिया ऑफ द पैसेज. तो आपके अकॉर्डिंग इस पैसेज का थीम क्या है या मेन आइडिया क्या है? जनरेशन गैप, प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ, ऑप्टिमिज्म ऑफ द ओल्डर जनरेशन, नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये जनरेशन गैप ही होगा, क्योंकि ये जनरेशन गैप के बारे में ही बोला गया है कि जनरेशन गैप से क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, कैसे यंगर वंस को ट्रीट किया जाता है. क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम्स ऑफ द यूथ नहीं होगा, क्योंकि यूथ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ ओल्डर जनरेशन ही उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो यूथ को फेस करने पड़ते हैं, है ना. तो वो सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो एक यूथ को फेस करते हैं. तो ये सेकंड वाला नहीं होगा. ऑप्टिमिज्म ऑफ द ओल्डर जनरेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्डर जनरेशन के ऑप्टिमिज्म के बारे में तो कुछ नहीं बोला गया, है ना. वो ज्यादा इनफैक्ट नेगेटिव सेंस में ही उन्हें ज्यादा बोला गया कि ओल्डर जनरेशन जो है वो यंगर वन को ऐसे देखते हैं कि उनको तो कुछ आता ही नहीं है, वो कुछ ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है, वो हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारे एक्सपीरियंस को. तो उनको पॉजिटिव तरीके से नहीं दिखाया गया, है ना. और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा. तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जनरेशन गैप. इस पैसेज में जनरेशन गैप के बारे में ही ज्यादा बोला गया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले. The older generation is suspicious about the younger generation as youngsters lack. तो the older generation किस वजह से suspicious है younger generation के ऊपर? वो उनके पास क्या नहीं है? नॉलेज कम है? बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जितना टाइम जाता है उतने ज्यादा मतलब हम सीखते हैं. पहले के जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर्स नहीं थे, है ना. लेकिन आपके जनरेशन में कंप्यूटर्स है, फोन्स है, तो नॉलेज तो ज्यादा है ना. उनको कंप्यूटर चलाना जाता है, उनको फोन्स चलाने आते हैं यंगर्स वन को, तो नॉलेज की तो लैक नहीं हो सकती.
एक्सपीरियंस, ये हो सकता है ना, एक्सपीरियंस का एक लैक है। एक जो ओल्डर जनरेशन है उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उनको लगता है कि हम ये चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी। जो यंगर वंस जो कर रहे हैं, या जो जनरेशन जो कर रहा है वो गलत है, क्योंकि हमने भी वही गलती की थी, वो भी वही गलती कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक हिसाब से गलत है ना। वो अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल करके चलाने की कोशिश करते हैं। और पेशेंस भी नहीं होगा, लैक ऑफ पेशेंस होते हैं, पर वो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, और टाइम भी नहीं होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है यही होगा कि ओल्डर जनरेशन को यही लगता है कि उनपे जो नेक्स्ट जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है, उनके पास एक्सपीरियंस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो अपने हिसाब से सारे काम करते हैं, हमारे गाइडेंस के लिए नहीं आते। ये शायद ये एक सेंटेंस पहले हमने नोटिस किया है, वहां पे आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि विद द नेचुरल ebullience and impatience, a majority of young people are keen to act and learn their own rather than be the guided by the experience of their elders. तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात मेंशन है कि उनके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस होने के बावजूद वो अपने गाइडेंस के लिए ओल्डर वन, जो ओल्डर जनरेशन है, उनके पास नहीं आते, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो इसी बात के ऊपर यही लैक दिखाया गया है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी वो एक्सपीरियंस जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। द ऑथर सीम्स टू बी सपोर्टिव ऑफ द आइडिया दैट, तो ऑथर जिसने ये पैसेज लिखा है वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा है ना, जिसने ये पैसेज लिखा है या जो आर्टिकल लिखा है वो किस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ये आपको देखना है। द पीपल ऑफ द ओल्डर जनरेशन आर मेन ऑफ वर्ड्स रेदर देन एक्शन, तो ये चीज तो बताई गई है। द यंगर जनरेशन इज इम्पेशेंट, ये भी वैसे नहीं बताया गया है। The younger generation today is much misunderstood and more maligned than it deserves. None of the above. तो अगर आप ठीक से उस पैसेज को पढ़े तो आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो ऑथर है वो ज्यादा यंगर जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। वो यही बोल रहे हैं कि जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने हिसाब से उन्हें कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से उन्हें चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, वो लोग उनके पास नहीं आते गाइडेंस के लिए, तो वो गलत है, जो कि एक तरीके से गलत बात है। उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है, जो यंगर जनरेशन है उनको। तो उस हिसाब से ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि ऑथर क्या बोलना चाहते हैं कि जो यंगर जनरेशन है वो आजकल बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड होते हैं, इसीलिए वो मलाइन होते हैं, मतलब उनको ठीक से उनके जो एफर्ट्स को देखा नहीं जाता, उनके एफर्ट्स को ठीक से यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ओल्डर जनरेशन को लगता है उन्होंने किया है वो तो ठीक से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है, उनमें ज्यादा पेशेंस नहीं है, उनमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्या करेंगे। तो इसी चीज को बताने की कोशिश की गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर इन द स्टेटमेंट। एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन, इसका मतलब क्या है, फिर भी दुनिया जैसी चलती है वैसी ही चलती रहती है। मतलब हर एजेस में ये जो जनरेशन गैप है और उनके जनरेशन गैप के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग चलती रहती है वो नॉर्मली हर एज में ही चलती रहती है, हर एरा में वो चलती रहती है। फिर भी जो है दुनिया आगे बढ़ती रहती है, जो न्यू इन्वेंशंस भी होते रहते हैं, डेवलपमेंट्स भी आते रहते हैं। तो उन्होंने एक पॉजिटिव सेंस में ये बात बोली है ना। तो जो ऑथर है उन्होंने लास्ट में एक पॉजिटिविटी दिखाई है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो जनरेशन्स में, फिर भी जो वर्ल्ड है वो आगे बढ़ती रहती है ना। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये एंड येट द वर्ल्ड गोज ऑन, इसमें क्या दिखाया गया है, कुछ पॉजिटिव। तो ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ऑप्टिमिज्म मतलब यही है, एक होप दिखाना, है ना, कि जो भी हो एक होप है कि आगे जाके सब कुछ ठीक ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी जनरेशन गैप हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, फिर भी जो आगे जाके सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है, डेवलपमेंट भी होता है, सब कुछ दुनिया भी आगे चलती रहती है। तो इसीलिए ये एक ऑप्टिमिस्टिक सोच उन्होंने दिखाई है। तो ये होगा। पेसिमिस्टिक तो नहीं होगा, क्योंकि पेसिमिस्टिक मतलब कुछ नेगेटिव चीज दिखाना, कि मतलब कोई नेगेटिव एटीट्यूड,
एक पेसिमिस्टिक का मतलब क्या है, कोई इंसान है जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, हाँ ये होगा, ये कि अगर होगा, नहीं भी हो सकता है, हमेशा ही नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है, तभी उनको पेसिमिस्टिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पेसिमिस्टिक नेचर में बोला गया है? नहीं, यहाँ पे एक होप है, एक अच्छे होने का होप है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक ही होगा। सिनिकल भी नहीं होगा, क्योंकि सिनिकल भी एक वैसी ही चीज बोली जाती है, मतलब एक नेगेटिव, सिनिकल मतलब क्या, एक नेगेटिव चीज, ह्यूमन नेचर ऑलवेज एक फ्लॉ में, और ह्यूमन नेचर में फ्लॉ रहता है, यही चीज सिनिकल में बोली जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी एक नेगेटिव ही वर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। क्रिटिकल वर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मतलब क्रिटिकल भी नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे होप दिखाया गया है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट में और एक पैसेज है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो पैसेजेस आ जाते हैं, एक ये चीज अच्छी बात है, क्योंकि पैसेजेस में से आंसर्स करना ज्यादा इजी होता है, मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस है, लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ठीक है, पैसेजेस रीड करने में आपको टाइम जाता है, तो कोशिश कीजिए कि एक बार में ही अच्छे से रीड कर ले, ठीक। तो नेक्स्ट पैसेज क्या है, Who deserves more severe punishment? Who deserves more severe punishment? One who gives bribes or the one who takes them? तो यहाँ पे ये जो पैसेज है हमें पता चला कि ये ब्राइबरी के ऊपर है ना, घूस देने के ऊपर। तो ये ब्राइब देने और लेने के बारे में बोला गया है कुछ। The corrupt practice of bribery is possible because there is someone who is ready to pay money for illegal action और डिसीजन इन हिज फेवर। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो ब्राइब जो देते हैं उनसे भी ज्यादा वो करप्ट है, वो दोषी है, जो ब्राइब लेते हैं उनसे भी ज्यादा वो करप्ट है जो ब्राइब देते हैं, है ना, जो ब्राइब देते हैं, क्योंकि अगर वो देंगे नहीं तो जो ले रहे हैं वो लेंगे कैसे, है ना। अदरवाइज हाउ कैन वन डिमांड अ ब्राइब? The bribe giver attempts other to be corrupt and thus demoralizes our national character. तो मतलब जो ब्राइब गिवर होते हैं वो एक टाइप का टेम्पटेशन देते हैं, वो टेम्प्ट करते हैं कि मेरा ये काम कर दो, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं आपको ये कर दूंगा। तो जो ब्राइब दे रहा है वो एक्चुअल में ज्यादा करप्टेड, ज्यादा फॉल्टी है। क्यों? क्योंकि वो करप्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी और को, है ना। वो जो दूसरी तरफ है वो करप्ट ना भी हो, वो ना भी लेना चाहे, फिर भी ये जो उसे जो एक ग्रीड दे रहा है वो खुद ही दे रहा है, उसे करप्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका मॉरल कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इवन जीसस क्राइस्ट फियरिंग द पावर ऑफ टेम्पटेशन हैड सेड लीड मी नॉट टू टेम्पटेशन। तो जीसस क्राइस्ट ने खुद ही बोला है कि मुझे टेम्पटेशन से दूर रखिए, है ना। तो जीसस क्राइस्ट भी टेम्पटेशन से डरते थे, ठीक है। A bribe giver is generally moneyed and influential. तो obviously जो ब्राइब देता होगा वो इन्फ्लुएंशियल और उसके पास बहुत पैसे वाला होगा, तभी वो ब्राइब दे रहा है ना। While on the other hand, one who demands bribe does so because of his poor circumstances and compulsions. तो ऑब्वियसली जो ब्राइब ले रहा है वो क्यों ले रहा है? जरूर उसका जो पैसे की उसे कमी होगी, उसे कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो ब्राइब ले रहा है ना। बिना जिसके पास पैसा हो वो क्यों ब्राइब लेगा किसी का काम करने के लिए, है ना। तो नॉर्मली देखा जाता है जो ब्राइब देते हैं वो बहुत ही एफ्लुएंट होते हैं, वो बहुत ही पैसे वाले होते हैं, इसीलिए वो पैसे देते हैं। और जो ब्राइब लेते हैं वो उनका सैलरी शायद ज्यादा नहीं होता, उन्हें फाइनेंशियल उनके कंडीशंस अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो ब्राइब लेते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जो ब्राइब देते हैं वो बहुत ही पैसे वाले लोग होते हैं जो उन्हें टेम्प्ट करते हैं, है ना। तो ये उसी बारे में बोला गया है। Hence one who gives bribe should be awarded more severe punishment because he exploits the weakness of the poor. तो इसमें यहाँ पे क्या बोला गया, जो ब्राइब देते हैं उनको ज्यादा सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। वो जो ब्राइब जो लेते हैं वो पुअर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो उनके पास उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता, इसलिए वो ब्राइब्स लेते हैं, है ना। तो एक तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब्स हैपन in a more vicious circle which can continue only because of money.
तो ये जो एक ब्राइबरी है, ये एक विशियस एक सर्कल है जो कंटिन्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि मनी वहां पे इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई मनी दे रहा है इसीलिए वो चल रहा है। अगर कोई मनी वो वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, अगर वहां पे पैसे नहीं होंगे, तो कोई ब्राइब लेके कोई काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो दे रहा है वो ज्यादा सीवियर पनिशमेंट डिजर्व करता है, ना कि जो ब्राइब ले रहा है। तो यही बोला गया है इस पैसेज में। नेचुरली देयरफॉर इट इज एफ्लुएंट दैट ग्रीव्स this wheel of corruption and should accordingly be dealt with firmly and suitably punished to put a stop on this nefarious practice। तो यहाँ पे क्या बोला गया है लास्ट में, जो एफ्लुएंट है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जिनके पास ज्यादा ऑथोरिटी है, तो उनको वही इस जो करप्शन के व्हील को है वो चला रहे हैं। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली जो ब्राइब लेते हैं उन्हें नौकरी से निकाल दिया, या उन्हीं के ऊपर ज्यादा मतलब पनिशमेंट होता है, उन्हीं को पनिश करते हैं। लेकिन जो ब्राइब दे रहा है वो उनसे ज्यादा पनिशमेंट डिजर्व करते हैं, क्योंकि वो उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं, वो उन्हें टेम्पटेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस पैसेज में वही उसी बारे में बोला गया। तो एक बार अगर आप अच्छे से एक पैसेज को पढ़ लें ठीक से ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि वो उस पैसेज में उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो एक्चुअली में क्या बोलना चाहता है। इससे आपको जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, आप क्वेश्चंस देख लें इसके रिगार्डिंग। द ऑथर फील्स दैट द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी इज देयर बिकॉज देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स। ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, या नन ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। यहाँ पे ऑथर यही बोलना चाहता है कि द प्रैक्टिस ऑफ ब्राइबरी इज देयर बिकॉज ऑफ देयर आर विलिंग ब्राइब गिवर्स। तो यहाँ पे ब्राइब गिवर्स जो है प्रेजेंट है, इसीलिए ये प्रैक्टिस चल रही है। अगर कोई बोलेगा नहीं मैं इस काम के लिए क्यों पैसे दूं, तो ये प्रैक्टिस चलेगा भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। Who according to the author is more responsible among the following? तो ऑथर के हिसाब से यहाँ पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? द ब्राइब टेकर, द ब्राइब गिवर, द विटनेस, द जनरल पब्लिक। ऑब्वियसली द ब्राइब गिवर, जो ब्राइब दे रहा है। पैसेज में तो इसी को बार बार बोला गया है कि जो ब्राइब गिवर है वही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसे ज्यादा सीवियर पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो इसीलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखा, एक बार अगर आपने वो पैसेज जो है वो अगर एक बार ही आपने ठीक से पढ़ लिया ना, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इसमें आप फुल मार्क्स आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट देख ले, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर शुड बी पनिश्ड मोर सीवियरली। तो ऑथर के अकॉर्डिंग किसको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए? द पुलिस हु अलाउ दिस प्रैक्टिस, द ब्राइब गिवर, द पर्सन हु डिमांड्स ब्राइब, नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली द ब्राइब गिवर, जो ब्राइब दे रहा है उसे सीवियर पनिशमेंट ज्यादा मिलनी चाहिए, ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, है ना। ये तो हमने वहां पे पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, हु अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मोर करप्टेड। तो ऑथर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा करप्ट कौन है? आवर सिस्टम, द पर्सन हु डिमांड्स ब्राइब, द एफ्लुएंट हु एक्सप्लॉइट्स द वीकनेस ऑफ द पुअर, द सपोर्टर ऑफ ब्राइब हु is left with little choice। तो ऑब्वियसली ये होगा द एफ्लुएंट who exploits the weakness of the poor। तो इससे लिटरली ये सेम ही जो सेंटेंस है ये हमने पैसेज में पढ़ा था कि कौन ज्यादा करप्टेड है, जो एफ्लुएंट है, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जो ज्यादा वेल्दी पीपल है, वो एक्सप्लॉइट करते हैं किस चीज को? जो पुअर है, जो उनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, इसीलिए तो वो ब्राइब ले रहे हैं, तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना। तो यही होगा, जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट इज अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट आर नोन मस्ट बी कॉल्ड। तो अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन मस्ट बी कॉल्ड, तो ये उस पैसेज से नहीं है, ये अलग ही क्वेश्चन है। तो ये चीज भी आपको देखना होगा। कभी कभी होता है कि किसी किसी पैसेज में 5 क्वेश्चंस ना भी हो, ठीक है। कभी कभी किसी किसी पैसेज में देख सकते हैं आप सिर्फ 3 क्वेश्चंस हो, ठीक है, या सिर्फ 4 क्वेश्चंस हो। तो ये चीज आपको समझने की बहुत जरूरत है कि क्वेश्चन चेंज हो गया।
अब जो क्वेश्चन है वो उस पैसेज से नहीं है, वहां पे अभी भी हमने देखा कि वहां पे 5 क्वेश्चंस नहीं थे, फिर भी क्वेश्चंस चेंज हो गए, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप क्वेश्चंस पढ़े ठीक से पढ़े, कोई गलती ना हो, ठीक है। A judgment made before all the facts are known must be called, तो जो जजमेंट सारे फैक्ट्स पता होने से पहले ही दे दिया जाए उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। अ जजमेंट मेड बिफोर ऑल द फैक्ट्स आर नोन, तो ये दोनों जो एक जजमेंट दे दिया गया है सारे फैक्ट्स जानने के पहले ही, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब तो कुछ इंटेंशनली किसी के साथ करना या कुछ इंटेंशनली करना, तब डेलिबरेट आता है, ठीक है। सेंसिबल, ऑब्वियसली सेंसिबल तो नहीं होगा, सेंसिबल मतलब रीजन के साथ जो चलना, फैक्ट्स आने से पहले ही डिसीजन ले लिया गया, जजमेंट दे दिया गया, वो तो कोई सेंसिबल काम नहीं है, है ना। तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्री मैच्योर, ये हो सकता है, क्योंकि प्री मैच्योर हम कब यूज करते हैं? जब कुछ चीज मैच्योर होने से पहले ही हो जाए, जैसे कि जब बेबीज को हम प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, क्यों? कोई बेबी हो गया 7 महीने में, 7वें महीने में हो गया, तो वो अपने पूरे मैच्योर कंडीशंस में आने से पहले ही उसकी डिलीवरी हो गई या उसका बर्थ हो गया, है ना। तो तब हम प्री मैच्योर का यूज करते हैं। तो इस केसेस में ऐसा नहीं कि सिर्फ बेबीज के लिए ही प्री मैच्योर का यूज हो, दूसरे केसेस में भी प्री मैच्योर का यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो सारे फैक्ट्स है वो क्लियर अभी तक नहीं हुए, है ना, तो मतलब जो कॉन्टेक्स्ट है वो अभी एक प्री मैच्योर कंडीशन में है, लेकिन तभी उन्होंने जजमेंट दे दिया, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देख ले क्या है? हार्श। हार्श तो नहीं होगा, हार्श है एक स्टेटमेंट जो है, एक जजमेंट है, वो हार्श जजमेंट हो सकता है, बिना कोई सारे फैक्ट्स क्लियर होने के पहले ही जजमेंट दिया गया हो। लेकिन ये जो हार्श जजमेंट है वो सारे फैक्ट्स मिलने के बाद भी हो सकता है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा? वो होगा प्री मैच्योर, मतलब ये एक प्री मैच्योर जजमेंट है, मतलब ठीक से सारे फैक्ट्स जानने से पहले ही जज ने अपना जजमेंट सुना दिया, ठीक है, कि नहीं ये गलत है, इसे ये सजा होगी, लेकिन उन्हें अभी तक सारे फैक्ट्स मिले ही नहीं, तो इसे बोलते हैं प्री मैच्योर जजमेंट, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो लास्ट में क्या बोला गया है? लास्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, तो यहाँ पे पेयर्स में है ना, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेस द सेम रिलेशनशिप एज इल्यूसिव एंड कैप्चर। तो इल्यूसिव और कैप्चर जो रिलेशन दिखा रहा है यहाँ पे, वही सेम रिलेशन दिखाएगा, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखना, वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसा ही ऑप्शन यहाँ पे आपको ढूंढना है कि इनके बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन ऑप्शंस में भी हो, जिस ऑप्शन में वही सेम रिलेशन दिखेगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपको देखना है इल्यूसिव और कैप्चर। तो इल्यूसिव का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। इल्यूसिव का मतलब क्या है, इसके लिए तो आपको अपने वर्ड्स स्टॉक बढ़ाने होंगे, क्योंकि इल्यूसिव नॉर्मली इजी वर्ड है, यहाँ पे नॉर्मली इल्यूसिव का मतलब सबको पता होना चाहिए। इल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू कैच और कैप्चर, कुछ भी, ठीक है, या फाइंड। तो कैप्चर करना डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है, डिफिकल्ट टू कैप्चर, जब कोई किसी को कैप्चर करना डिफिकल्ट हो तब हम इल्यूसिव वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या दिया गया है? कैप्चर, तो मतलब किसी को कैप्चर कर लेना। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये वर्ड जो है ये इसका ऑपोजिट वर्ड है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन है? एक ऑपोजिट रिलेशन है, मतलब इस इल्यूसिव जो मीनिंग है उसका ऑपोजिट मीनिंग है कैप्चर। इल्यूसिव का मीनिंग है डिफिकल्ट और उसके अगेंस्ट में दिया गया है कैप्चर, तो यही है इन दोनों का रिलेशन। तो ऐसे ही ऑपोजिट रिलेशन वाले आपको पेयर यहाँ पे ढूंढने होंगे, ठीक है, जिनमें भी ऐसे ही ऑपोजिट रिलेशन है। तो अभी हम जो है इन ऑप्शंस को देख लें कि ऐसे रिलेशंस किसमें है। सेंसिबल, डिसाइड, तो ये सेंसिबल का मतलब क्या है? रीजन समथिंग, समवन जो भी हो, समवन डिसीजन, रीजनेबल डिसीजंस, राइट। तो कोई अपने रीजन से सही तरीके से जब कोई डिसाइड करे तो उसे हम सेंसिबल इंसान बोलते हैं, है ना, जो हर चीज एक लॉजिकली सही करे। तो ये तो दोनों तो सेम ही मीनिंग हो जाएंगे, है ना।
जो सेंसिबल हो, सेंसिबल टाइप के डिसाइड करे कुछ, तो ये तो ठीक ऑपोजिट मीनिंग तो ठीक दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये तो ठीक ऑपोजिट मीनिंग हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या है, तो ये नहीं होगा। हेडस्ट्रॉन्ग कंट्रोल्ड, तो हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब है क्या, someone who cannot be controlled, whose mind cannot be controlled। तो यहाँ पे हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कोई एक इंसान है जिसे इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जो खुद सोचता है वही, आप जितनी भी उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, उसे परस्यू करने की कोशिश करो, वो जो सोचता है वो वही करता है ना। तो इजीली जो कंट्रोल ना हो, तो हेडस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, नॉट इजीली कंट्रोल्ड, है ना, नॉट इजीली कंट्रोल्ड। और यहाँ पे क्या दिया गया है, कंट्रोल्ड, तो ये इसका ऑपोजिट ही है ना, जैसा यहाँ पे जैसे रिलेशन है, यहाँ पे भी सेम रिलेशन ही है, तो ये करेक्ट हो सकता है। बाकी के भी देख ले, अगर हमें पता भी हो कि यही करेक्ट है, फिर भी दूसरे ऑप्शंस को एक बार फिर से चेक करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन इलास्टिक और स्ट्रेच, तो इलास्टिक इज समथिंग वो स्ट्रेची होता है, इलास्टिक जो है वो स्ट्रेच होता है ना, तो ये तो ऑपोजिट वाला तो कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ये तो करेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, परसुएसिव कन्विंस, तो ये भी सेम ही मीनिंग है। परसुएसिव मतलब जो इजीली परस्यू जिसे किया जा सके, आप इजीली उसे कन्विंस कर सके कि ये काम कीजिए, ये अच्छा होगा, किसी को इजीली पटाना या इजीली परस्यू करना। जब कोई इजीली परस्यू हो जाए आपसे, आप जिससे जो करवाना चाहते हो वो कर ले, तो तब परसुएसिव यूज होता है। और कन्विंस भी सेम ही मीनिंग है, आप किसी से इजीली कन्विंस कर लो, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, ये सेकंड वाला, हेडस्ट्रॉन्ग वर्सेस, हेडस्ट्रॉन्ग के साथ जो कंट्रोल है, ये जो रिलेशन है, इस पेयर का रिलेशन इस इल्यूसिव और कैप्चर के रिलेशन से सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी ऑपोजिट मीनिंग ही बोला गया है। इल्यूसिव का मतलब डिफिकल्ट टू कैप्चर, और यहाँ पे उसके अगेंस्ट क्या दिया गया है, कैप्चर, राइट। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, नॉट इजीली कंट्रोल्ड, और उसके रिलेशन में क्या दिया गया है, कंट्रोल, तो दोनों ही ऑपोजिट टाइप का मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो यही होगा करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे आपके और एक क्वेश्चन का सेट जो प्रीवियस ईयर के ईपीएफओ में आए थे, ठीक है, वो आज हमने डिस्कस कर लिए। आज का लेके टोटल आपका फिफ्थ हो गया। यहाँ पे 5 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ये आप घर में भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप ठीक से वो कर पा रहे हैं कि नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से मेरे वीडियो देखिए, ठीक है, कि कैसे आप उस क्वेश्चन को या किसी को भी हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यही था आज के लिए। इन सेशंस में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 2012 से लेके 2023 तक आए हैं वो सारे डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत हेल्प देते हैं हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उन्हें कैसे डील करना है, उसे कैसे हैंडल करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। सारे क्वेश्चंस को फिर से आप रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।